पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुराल पुलिस का नए कानूनों को लेकर जन जागृति अभियान का आयोजन मुंबई। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी को समाप्त कर दिया गया है और अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 को लागू किया गया है। ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुके हैं। इन्हीं नए कानूनों को लेकर मुंबई मालाड पूर्व के कुराल पुलिस स्टेशन में जन जागृति अभियान आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिंडोशी कोर्ट के एडवोकेट विकास सिंह, एडवोकेट आकाश शर्मा और कुराल पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप कारवेकर और पीआई नंद किशोर क्षीरसागर उपस्थित थे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया, जहां एडवोकेट विकास सिंह ने नए कानूनों पर विस्तृत जानकारी दी और लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में पुलिस ने आम जनता से अपील की कि वे नए कानूनों को समझें और अपने अधिकारों की जानकारी रखें। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता को जागरूक करना है। इस अवसर पर माघी गणपति मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिन्हें नए कानूनों के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान कुराल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परप ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि मंडलों एवं पंडालों में हाई कोर्ट के आदेशानुसार डीजे नहीं बजाया जाएगा और यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी सख्त चेतावनी दी कि मंडलों के आयोजनों या पूजा पाठ के दौरान कोई भी अश्लील गीत या आपत्तिजनक संगीत नहीं बजाया जाएगा, अन्यथा संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस जागरूकता अभियान के दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर और एडवोकेट विकास सिंह सहित एडवोकेट आकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मंडळाच्या आता येणारा जो माघी गणेशोत्सव आहे त्यांना काही सूचना आम्हाला द्यायच्या होत्या पोलीस प्रशासनातर्फे, त्यासाठी मी आपल्याला बोलवलेलं आहे। पण त्याचबरोबर आज आपल्यामध्ये वकील साहेब आकाश सिंग आणि विकास सिंग आकाश शर्मा आणि विकास सिंग हे आलेले आहेत की आपल्याला जे आता नवीन कायदे झालेले आहेत बीएनएस आणि या बीएनएनएस म्हणजे आयपीसी सीआरपीसी होतं ते आता बदलून नाव बदललेलं आहे। ते जनमानसाला सामान्य ओळख या कायद्याची व्हावी हा एक माझा उद्देश होता। आणि त्याचबरोबर आपण माघी गणपतीच्या ज्या सूचना आहेत त्या मी आपल्याशी शेअर करणार आहे। तर प्रथम मी आकाश शर्मा साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या कायद्यावर 2 शब्द आपल्याला सांगावेत। चालेल का? ॲडव्होकेट आकाश शर्मा माझं नाव आहे। नमस्कार सर्वांना। माइक से बोलिए सर। नमस्कार, ॲडव्होकेट आकाश शर्मा माझं नाव आहे। आता जे आपण एखादा अभ्यास किंवा माहिती लोकांना द्यायची आहे ते बॉडी ऑफेन्स रिलेटेड माहिती मी आपल्याला देणार आहोत। आधी एखादा लोकांना असं माहिती होईल की एकाचं भांडण झाला तर त्याची हाड तुटली, कुठेही त्याला बांबूनी मारहाण केली तर 326चा गुन्हा दाखल होतो। पण ते आधी IPS मध्ये ते 326 होता, आता सध्या ते BNS प्रमाणे ते 118(2) झालं आहे। सध्या कुठेही मारहाण झालेली पहिला ते बेलेबल ऑफेन्स होता 324चा, सध्या नवे कायद्याप्रमाणे ते 324 मध्ये पण आपल्याला त्याच्यामध्ये ते नॉन बेलेबल झालं आहे। हे लोकांना माहिती नाही। लोक येतात चौकीमध्ये की साहेब आमचे भांडण झालं आहे, तुम्ही तक्रार घ्या। तक्रारमध्ये कोणाला काय मारहाण केली, कशी मारहाण केली, कुठल्या वेपननी मारहाण केली आहे, हाताने मारहाण केली आहे, बांबूनी मारहाण केली आहे, तसं त्या हिशोबाने आता ते BNS मध्ये नवीन हे बदलाव आलेला आहे। तसंच आपण बघायला गेलं एखादा आधीचं जे काय होतं 304 त्याचं सेक्शन ॲडप्ट करण्यात आलेलं आहे नवीन BNS प्रमाणे 106। त्याच्यानंतर 304 105 झाला आहे। IPCचा जे गुन्हा सध्यामध्ये एखादा घोर 302चा क्रमांक होता त्याची बदली करून सेक्शन 103 झालं। तर हे लोकांना माहिती नाही की कुठल्या मारामारी केलं, कसं ते येतात चौकीमध्ये येऊन की साहेब मला मारलंय। अरे बाबा मारलंय, कशाने मारलंय, काय घाव तुला लागलेला आहे, कशा लागलेला। आधीचा विषय वेगळा होता, ते 324 मध्ये पण टेबल जामीन होती। सध्या ते आरोप प्रतिआरोप ते आपण कुठे करतात साहेबांसमोर की बाबा मला त्यांनी मारहाण केली, तुम्हाला अटक करतात कशा आले। तर ते प्रोव्हिजन आधी होतं की ते बेलेबल होतं, पण सध्या जे काय घडलेलं BNS प्रमाणे त्याच्यामध्ये बेल भेटणार नाही तुम्हाला, त्यांच्या हात तुम्हाला नोटीस भेटते, कमीत कमी वर्षाची जे शिक्षा आहे
अप टू 7 इयर्स. त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया बघून ते प्रोव्हिजन आहे की आपल्याला नोटीस देऊन गरज असेल पुढच्या भागात तपासायचा ते साहेबांवरती आहेत की कुठल्या ग्रीवियस नेचरचा ते गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, बॉडीमध्ये इंजरी कशी झाली आहे ते तपासाचा भाग आहे. त्याच्याप्रमाणे आता ते 324चं लोकांना जी माहिती नाही त्याच्यामध्ये पण 118(2) झालेलं आहे. असंच हे बॉडी रिलेटेड ऑफेन्समध्ये आहे. ठीक आहे सध्या. धन्यवाद. विकास सिंग साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील 2 शब्द मार्गदर्शनातून बोलावे. नमस्कार. जैसे कि सबको पता है यहाँ पे कि पुलिस वाले जब भी किसको अरेस्ट करते तो कोई नोटिस वगैरह देते नहीं, जल्दी देते नहीं. लेकिन एज पर प्रोविजन सेक्शन 50 CRPC अगर आपको अरेस्ट किया है तो आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को उनको रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा. अगर वो नहीं देते हैं तो आपको कोर्ट वहाँ से बेल तुरंत ग्रांट करेगा. ये एक प्रोविज़न है. अब हम लोग आगे ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पे आपको बता रहा हूँ. और इसके आगे का जो है कि जैसे भी पॉस्को है, पॉस्को के अंदर आजकल देख रहे कि समाज की बुराई कहेंगे कि जो भी हो रहा है, तो उसके तहत जो भी है, अगर विक्टिम का एज 12 से कम है तो उसके अंदर कम से कम आपको लाइफ या 20 ईयर्स का पनिशमेंट है. जो गवर्नमेंट ने नया जो संशोधन लाया है पॉस्को एक्ट में, उसके हिसाब से इस सेक्शंस के अंदर लाइफ या 20 ईयर्स का पनिशमेंट है. एंटीसेप्टरी बेल वगैरह जो भी 482 में होता है वो आपका वहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है पॉस्को एक्ट में. बाकी के एक्ट्स में है. अभी आकाश भाई ने बताया जैसे कि जो सेक्शंस है 324, 326, 307 वगैरह, ये सारे जो है ये इंजरी पे डिपेंड करता है. आपको क्या इंजरी है क्या इंजरी नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद में जैसा लगेगा, ग्रीवियस इंजरी है या फिर इंजरी फॉर जिससे आपकी जान जा सकती है, ऐसी कोई इंजरी है तो वो अपने हिसाब से लेंगे. अब जितने भी जो भी BNS जो भी नई जो बुक्स के नाम चेंज हुए हैं, खाली CRPC IPC, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. चेंज इतना ही है कि 302 को उठा के दूसरा सेक्शन दे दिया गया है. 324 जो होता था पहले उसको 117 कर दिया गया है. बाकी कायदा वैसे का वैसा ही है. थोड़े चेंज करके उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसको थोड़ा सख्त कर दिया गया है. और सख्तता से ही चलने वाला वैसे चलेगा नहीं. और दूसरी चीज़, अगर समझिए आपको एक नोटिस देते भी है तो पहला नोटिस कभी भी दिया जाता है 116 में, जिसमें आपको बुलाया जाता है कि आपको स्टेटमेंट देने आना है. तो होता ही है कि हम लोग स्टेटमेंट ना देने आते हुए ना हम यहाँ वहाँ भागने लगते रहे, नोटिस आए नोटिस आए. वो सिर्फ एक नोटिस है, आइए आपका स्टेटमेंट दीजिए और उनको कॉपरेट करिए, अच्छी बात है. उसके बाद में अगर थोड़ा कुछ आगे आते हैं, अगर आपके अगेंस्ट में कोई गुना रजिस्टर भी होता है तो 41A में नोटिस देंगे, जिसको अभी 35(6) कर दिया गया है. 41A में नोटिस देंगे. आप उसके लिए यहाँ पे आइए, आपका स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कराइए और एट द टाइम ऑफ चार्जशीट जब फाइल होगा वो टाइम पे आप बेल के लिए जाइए, या फिर आपको जाना है तो आप एंटीसेप्टरी बेल के लिए जाइए. तो आप ये सारे कायदे के अंदर ये है आप उसका. और जहाँ तक है आप ऑपरेट करेंगे जितना ऑफिसर्स को उतना अच्छा है. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हम लोग कुछ करते भी नहीं है फिर भी हमारा नाम आ जाता है. उस समय जब वो नोटिस दिया जाता है तो आपका काम है कि आप आइए यहाँ पे, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए. आपके पास कुछ एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कुछ भी है, वहाँ के ऑफिसर्स को दीजिए तो शायद उसमें से आपका नाम निकल जाए अगर आप लोग उसके अंदर नहीं है तो. धन्यवाद. थँक्यू सर. आता आपल्याला IPC आणि याची माहिती दिलेली आहे, थोडीफार बेसिक माहिती आहे ऐकू. जे आपल्याला मनात प्रश्न पडलेला असतो की मला पोलीस अटक करतील का, मला कोर्टात नेतील का, मला बेल मिळणार की नाही मिळणार, तर मी सांगू इच्छितो की आपण काही घाबरायचं कारण नाही. गुन्हा जर झाला असेल तर आपण समोर फेस केलेलं बरं. तुम्ही जेवढं लांब पळाल तेवढा त्रास तुम्हालाच आहे, त्यामुळे फेस करून त्यातूनही मार्ग असतो. आता 7 वर्षाच्या वर शिक्षा असेल तर पोलीस अटक करतात, किंवा तपासाला एखाद्या वेळेला आम्हाला गरज असेल एखाद्या आरोपीची तर आम्ही अटक करतो असतो. परंतु सुप्रीम कोर्टाने आणि या नवीन BNS कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त अटक ही टळलेली आहे. परंतु त्याचा दुरुपयोग पण काही वेळेला बऱ्याच वेळेला होतोय की आरोपी परत बाहेर जाऊन परत दुसरा गुन्हा करतोय. तर हे आहे थोडंसं दुरुपयोग म्हणा. परंतु याच्यात जास्तीत जास्त नागरिकांना सुविधा आणि फायद्यासाठीच आहे. फक्त एवढंच आहे ते गुन्हेगारांसाठी आहे, चांगल्या माणसासाठी नाही आहे. तर मी इथे 2 शब्द बोलून थांबवतो आणि आता आपण मुख्य विषयाकडे येऊया. आपले मागी गणपती आता आपण 1 तारीखला बसवणार आहेत. तर आपल्याकडे जवळजवळ 10-11 मंडळं आहेत.
तर सगळ्यांचा गणपती आणून झालेला आहे का कोणाचा आणायचा बाकी आहे? आता यापैकी आणायचा बाकी आहे. कुठून आणणार, कधी आणणार आहेत? हायवेकडनं आणणार आहेत. बर, कधी आणणार आहेत आपण? आज का उद्या? उद्या 4 वाजता. बर, ठीक आहे. माझ्या काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत. तुम्ही मंडळाच्या बाहेर आणि आतील बाजूला CCTV लावावेत प्रत्येक मंडळाने, कारण मूर्तीची जबाबदारी ही स्थापन करणाऱ्यावरच आहे की तिथे रात्रीचे आपले समजा दिवसभर आपण कोणी ना कोणीतरी असतोच, परत रात्री आपल्याला 1-2-4 स्वयंसेवक म्हणा हे आपल्याला ठेवावेच लागतात. विसर्जन कधी आपण नेक्स्ट डेला आहे की किती दिवस थांबणार आहे? 11 दिवस, कारण बहुतेकांचं वेगवेगळं आहे. काहींचं नेक्स्ट दिवस आहे, 5 दिवस आहे. तर जेवढे दिवस आपले गणपती बसणार आहेत तेवढे दिवस आपल्या मंडळाला किंवा मंडळातल्या कार्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी 24 तास पहारा द्यावा लागेल. त्याच्याचबरोबर CCTV देखील लावून घ्यावेत, जेणेकरून काही एखादी दुर्घटना किंवा काही घडेल तर ते CCTV तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये कॅच झालं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला पुढचं इन्व्हेस्टिगेशन किंवा चौकशी करायला अतिशय सोपं जाणार आहे. त्याच्यानंतर गणपतीची आगमन आणि विसर्जन मिरवणूक डीजेचा वापर करणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईननुसार डीजेचा वापर करणं अतिशय हे आहे आणि नॉईज पोल्युशन ॲक्टनुसार ते डीजे जप्त होईल आणि कमीत कमी 2 लाख रुपये फाईन आहे. तर कृपा करून माझं पहिलंच आवाहन आहे सगळ्यांना की ती वेळ आमच्यावर आणू नका. तुम्ही पारंपरिक वाद्याचा वापर करावा. मी सगळ्यांना आवाहन करतो की पारंपरिक वाद्य आता सध्या भरपूर चाललेले आहेत. डीजे जवळजवळ बंद झालेला आहे, परंतु एका दुसरं कुठलं तरी मंडळ काढतं, मग ते बघून परत दुसरं मंडळ तयार होतं. तर माझं सगळ्यांना आव्हान राहील की डीजेचा वापर बंदच ठेवावा. आणि सध्या मुलांच्या 10वी-12वीच्या परीक्षा चालू आहेत, हा देखील विचार करावा. डीजेचा आवाज आहे, कर्कश आवाज आहे ते कृपा करून टाळावे आपण. त्यानंतर गणपतीच्या देखरेखीसाठी आपण दिवस रात्र ठेवणार, स्वयंसेवक ठेवणार आहे. महिलांची छेडछाड होणार नाही आहे किंवा त्यांचे दागिने चोरीला जाणार नाही आहेत, ही काळजी आपण घेतलेली पाहिजे. कारण हल्ली स्नॅचिंग ही वाढत चाललेली आहे, जास्त करून सकाळच्या वेळेला आणि संध्याकाळच्या वेळेला. देखरेखीसाठी आपण दिवस रात्र ठेवणार, स्वयंसेवक ठेवणार आहे. महिलांची छेडछाड होणार नाही आहे किंवा त्यांचे दागिने चोरीला जाणार नाही आहेत, ही काळजी आपण घेतलेली पाहिजे. कारण हल्ली स्नॅचिंग ही वाढत चाललेली आहे, जास्त करून सकाळच्या वेळेला आणि संध्याकाळच्या वेळेला. महिला दागिने घालून जेव्हा दर्शनाला किंवा इतर ठिकाणी येतील त्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही, पिक पॉकेटिंग होणार नाही मंडपामध्ये, ही काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. त्यानंतर परत घातपाताच्या दृष्टिकोनातून संशयित व्यक्ती तुम्हाला कोणी आढळून आल्यास त्याला तात्काळ ताब्यात घ्यायचं आणि आमच्या पोलिसांना कळवायचं आहे. किंवा प्रथम तुम्ही चौकशी केली तरी चालेल, आम्हाला कळवा. तुम्हाला संशयित नाही वाटला तर त्याला सोडून द्या. संशयित वाटला तर तुम्हाला आमच्या पोलिसांच्या ताब्यात द्यायचं आहे, जेणेकरून पोलीस त्याची अधिक चौकशी करतील. कृपया संशयित भेटला म्हणून त्याला मारा, हे करा, असं काही करू नका, जेणेकरून कायदा हातात घेतल्यासारखा होईल. त्या ठिकाणी काही तुम्ही करायला जाल चांगलं, पण काहीकडे अचानकपणे काही घडलं तर ते त्याला वेगळं वळण लागेल. तर माझं सगळ्यांना सांगणं आहे की तुम्ही ताब्यात घ्या आणि पोलिसांना कळवा, पोलीस पुढची कारवाई करतील त्याच्यात. त्यानंतर वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, कारण आपले कुरारचे जर रस्ते बघितले तर अतिशय नॅरो आहेत आणि अरुंद आहेत. काही ठिकाणी रस्त्याचं काम चालू आहे महानगरपालिकेकडून. तर सगळ्यांना माझं आवाहन राहील की त्यांनी जो स्टेज वगैरे बनवला असेल तर रस्ता सोडून जरा बनवला तर बरं पडेल, किंवा रस्त्याचा कमीत कमी भाग यूज व्हावा. त्यानंतर आपले काही बॅनर्स वगैरे असतील तर बॅनर्स वगैरे ते व्यवस्थित लावायचे, जेणेकरून फाडणार नाही किंवा त्याच्याबद्दल आणखीन काही परत पुढचा गुन्हा होणार नाही. या दृष्टिकोनातून बॅनरची काळजी घेणं पण आपलं काम आहे. आणि बॅनर्स हे जनजागृतीपर असावे. उगाच एखाद्याचं द्वेष किंवा एखाद्याचं हे करणं, तिरस्कार करणं किंवा दुसरं काही, सध्या आता राजकीय वातावरण आहे, इलेक्शन असेल आता पुढच्या वेळेच्यात, तर त्या अनुषंगाने काही हे नको. तर जनजागृतीपर सायबर अवेअरनेस आहे, चेन चोरीवर आहे, घरफोडीवर आहे, इतर या अशा घटना घडतात, त्या याच्यावरती आपण ते जनजागृतीपर बॅनर लावावेत. त्यानंतर त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न होणार नाही याची सगळ्यात मोठी खबरदारी आपण घ्यायची आहे. पोलिसांचं सहकार्य आपल्याला कायम राहणार आहे, तसंच आपलंही सहकार्य आम्हाला कायम राहावं ही अपेक्षा करतो मी. माझे 2 शब्द संपले. आता आपल्यापैकी कोणाला काही सांगायचं असेल किंवा काही हे असेल तर विचारू शकता कृपया. आपको पता होगा सेक्शन 294, 504 या फिर 506 की बात करें या फिर
223 की बात करें, ये आईपीसी के जो पहले सेक्शन थे, तो गाली देना, थप्पड़ मारना या फिर डिग्निटी लोगों का हार्म करना, ये जो अभी बीएनएस के थ्रू जो भी उसके जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसकी जानकारी ये चाहिए था। तो इसके अंतर्गत आप कोई पीडीएफ या फिर कुछ होगा तो प्लीज़ शेयर विद अस। एक सवाल ऐसा था कि दूसरा कि अगर हम आपने बोला कि 116 स्टेटमेंट 116 आर्टिकल के अंतर्गत जो स्टेटमेंट अगर हमें सबको देना होता है, अगर कोई विक्टिम इंजर्ड है और हॉस्पिटल में है तो फिर उसका स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया? अगर कोई विक्टिम है, इंजर्ड है और उसको स्टेटमेंट देना है तो जो भी ऑफिसर रहेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा, वो जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में विद डॉक्टर एंडोर्समेंट दैट शी इज फिट एंड फाइन टू गिव द स्टेटमेंट, वो एंडोर्समेंट लेके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। और कितने टाइम में होना चाहिए सर? कोई टाइम लिमिट नहीं है, जाके जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना लेंगे। अगर विक्टिम फिर भी कंडीशन में नहीं है तो उसका वेट करेंगे कंडीशन में आने तक का। गणपतीबाबत आपल्या मागे गणपती सगळे गणपतीचे महामंडळच आहेत, तर गणपतीबद्दल आपण प्रश्न विचारू जरा. काय आहे काय अडचण? पोलिसांनी काय केलं पाहिजे? आपल्याकडून काय अपेक्षा आहेत? बोला पत्रकार साहेब. साहब, जिस तरह से अभी गणपति आती हैं तो जो भक्ति गाने जो बजने के बजाय जो अश्लील गाने गाते हैं, तो इस पर आपका पुलिस का क्या एक्शन है? इस पर हम डीजे ताबे में लेंगे अभी, क्योंकि बराबर है इनका कहना. अपन गणपति श्रद्धा से लाते हैं तो वो श्रद्धा डिस्को और इसमें नहीं चाहिए. रैप सॉन्ग प्लीज, सबसे अपील है. ये अच्छा सवाल किया इन्होंने. एक अपील है, अभी परसों ही हमारे पास एक पिंपरीपाड़ा से कंप्लेंट आई थी, गणपति ला रहे हैं और चुम्मा दे ये गाना बज रहा है. तो बोले ये कौन सा गाना है और किस धर्म का गाना है? तो ऐसे सवाल उठे जा सकते हैं. तो प्लीज आपको सबको अपील है कि देवभक्ति या भगवान के ऊपर जो गाने हैं या गणपति के ऊपर जो गाने हैं वही बजाया जाए, अश्लील म्यूजिक ना बजाए प्लीज. मगर सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से जब विसर्जन के समय जिस समय गाड़ी लेके चलते हैं गणपति वाले, जो बड़े अभी तो जो माघी गणपति में इतना बड़ा उन्हें, मगर ऐसे सुरक्षा की दृष्टि से इनके लिए क्या आप एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि कैसा गाइड, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है, ऐसी स्थिति में क्या आप गाइडलाइन दे रहे हैं? मैं सबसे सब मंडल को, पदाधिकारियों को यही कहूँगा कि अपने अपने स्वयंसेवक रखना है पहले, जो आधा पुलिस का काम करेंगे. जो अपने कार्यकर्ता जो रहते हैं उनको डिसिप्लिन लगाना, एक लाइन से जो चलना है विसर्जन के लिए वो एक लाइन से चलना है. या आप एक काम कर सकते हैं, डोरी लगा के या जो बीच में है डोरी लगा के आप अपने कार्यकर्ता को डोरी के अंदर आप रख सकते हैं, ताकि पब्लिक रोड पे ना जाए और ट्रैफिक की मूवमेंट आराम से हो सके. बड़ी गणपति आती है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है. क्या माघी जयंती जो गणपति है उसको बैठाने के लिए भी क्या परमिशन लेना पड़ेगा क्या? जी हाँ, वो सार्वजनिक गणपति है, उसको लेना ही है और बहुत से सारे जन ने लिया है. थँक्यू. मॅडम आपल्याला तर मी अशी अपेक्षा बाळगतो की आपला येणारा माघी गणेशोत्सव आहे हा आपल्याला सगळ्यांना सुख समृद्धीचा भरभराटीचा जावो आणि आपलं एकमेकाला सहकार्य असेल ही अपेक्षा बाळगून मी आजचे आपल्या इथले मीटिंग संपवली असं जाहीर करतो. धन्यवाद. बोलेगा आप सर, क्या कुछ कहेंगे कि आज किस तरह से मीटिंग रखी गए थे, जिसमें वकील को भी साथ में बुलाया गया था और साथ में आप भी उपस्थित, किस लिए मीटिंग रखी गई, इसके बारे में क्या कहना है? आज मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि सामान्य जनता को जो अपने नए कायदे आए हैं BNNS 2023 के नए बदलाव जो लाए गए IPC CRPC के बजाय BNS और BNNS, इसकी जानकारी सामान्य पब्लिक को होना चाहिए, सामान्य जनता को होना चाहिए. इसलिए हमने हमारे दिंडोशी कोर्ट से हमारे वकील साहब को बुलाया था और वो जानकारी पब्लिक को देना था. और दूसरा काम ये था कि अभी 1 तारीख को अपने यहाँ पे माघी गणपति आने वाले हैं, तो उसके इसमें हमने सुरक्षा कैसी रखी जाए और ये जो त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम से कैसे मनाया जाए, इसमें जो कुछ सुरक्षा के लिए या ट्रैफिक के नियमों के लिए जो भी मालूमात थी वो हमने आज यहाँ पे सबको बता दिया है.
साहब, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो पुराना आईपीसी की धारा था, लगभग सभी छोटे से बड़े नागरिक को सबको जानता है। अभी जो बीएनएस आया है इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या आप जनता दरबार लेकर के या किसके कैसे लोगों को जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमने आज पहला कोशिश किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और इसी तरह हम आगे ऐसे सेमिनार्स रखेंगे जिसमें लोगों को बुला के ये कायदे के बारे में जानकारी देंगे। अभी जिस तरह से बीएनएस आया उसमें बीएनएस आने के अधिकार क्षेत्र ऐसा कुछ है कि पुलिस का कम कर दिया। जिस तरह के 10 वर्ष या 7 वर्ष के सजा वाले के लोगों को कोर्ट में नहीं पेश किया, यहीं पे जमानत दी जाती है, बाद में पेश किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। इस तरह की जांच इसके लिए जैसा कि मुझे भी स्वयं को नहीं जानकारी। ऐसी स्थिति में क्या कानून लचर हुआ है? क्या इससे अपराधियों को छूट मिलेगी क्या? अपराधी को सज़ा देना अदालत का काम है, पुलिस का काम है उनके ऊपर चार्जशीट तैयार करके जिसमें जो गुनाह किया है वो पुरावा जमा करके इकट्ठा करके अदालत के सामने रखना। अदालत सबूत और गवाह के ऊपर चलती है और उसके ऊपर कानून आरोपी को शिक्षा। जैसा कि मैंने कल कुछ वकीलों के टीम से मैंने बात किया कि जो बीएनएस का कायदा कानून आया उसमें पुलिस का हाथ पैर बांध दिया गया, उनका अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया, इससे अपराध बढ़ेंगे। इससे आप कितना सहमत है सर? इसका क्या है, अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। कायदा तो कायदा ही है, सबको मालूम है। अभी जो पहले था वो आज भी है। 324 पहले था, आज 118 है, 12 326 था, वो 118(2) है, उसमें सजाई उतनी है। मगर सर जिस तरह से आप एक है 7 साल के अंदर जो सज़ा दी गई है, जो धाराओं में 7 साल के अंदर सज़ा दी है, उनको नोटिस देके छोड़ जाता है। पर उसमें अगर पुलिस को लगता है उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है तो उसमें भी प्रावधान दिया हुआ है, उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जिस तरह से सर आप जानते हो इतने वर्षों आपकी सर्विस हो गई, उसके अनुभव के हिसाब से जो बीएनएस कानून आया है, कितना आपको मतलब एक दबाव में न रह करके आप एक खुले दिल से बात कीजिए, क्या सचमुच प्रभावशाली है? जी हाँ, प्रभावशाली है। तभी तो शासन ने अपना राष्ट्रपति साहब ने जो मंजूरी दी है इस कायदे को, कहा बताया है कि 324 और 325 या 326 जिस तरह से केवल धारा का नाम बदला। क्या आप मानते हैं कि आईपीसी की जो धारा कमजोर हुई है कि अभी उसमें, उस पर थोड़ा सा बताइए सर। कमज़ोर तो कहीं से कोई धाराएं नहीं हुई है। जनता के लिए प्रावधान दिया गया है, एक मार्ग निकाला गया है इसमें कि पहले जो चीज़ के ऊपर तुरंत छोड़ दिया जाता था, जैसे 324 था, 324 था, 324 पे आपको पकड़ा जाता था, बेल वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन से हो जाती है। अब अधिकार दिया गया है कि वो 324 पे किस प्रकार से आपसे मारपीट हुई है, वो पुलिस का काम है जांच करना। जांच करने के बाद उनके हाथ में है कि नोटिस दिया जाएगा या आपको कोर्ट से बेल लेनी होगी। तो प्रोविजन में ज़्यादा कुछ फेरबदलाव हुआ नहीं है, सेक्शंस के चेंजेस हुए हैं, कुछ जगहों पे कुछ नए सेक्शंस एडअप हुए हैं जो कि सरकार के अनुसार, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू से जहाँ संविधान में जो चेंजेस लाया गया है वो कुछ स्लाइटली चेंजेस हुए, जिसके अंदर प्रोविजन दिया गया जो सामान्य जनता के लिए भी है। जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे जिनके अरेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें सज़ा 7 साल के नीचे है, वहाँ पे पुलिस के पास अधिकार दिया गया है कि आप उन्हें नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं। कहीं कहीं पे पनिशमेंट जिसमें 10 साल तक की है तो पुलिस के पास वो अधिकार दिया गया है कि वो बिना नोटिस दिए उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। ये स्लाइटली चेंज एक कॉमन मैन के लिए जो उन्हें भी थ्रेट था कि कहीं का मिसयूज़ ना किया जाए पुलिस मशीनरी का या पुलिस पावर का, वो सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया गया और ज़्यादा कुछ बदलाव उसके अंदर हुए नहीं। धन्यवाद। वकील साहब, जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चैप्टर प्रोसीजर और थर्ड पार्ट में क्या अंतर है? चैप्टर प्रोसीजर में जो भी है बॉन्ड वगैरह भरना है, थर्ड पार्ट की प्रोसीडिंग में आपका पूरा ट्रायल चलेगा एसीपी के पास, बाद में डीसीपी के पास, और डीसीपी उसके बाद में रिसर्च करेगा कि आपको यहाँ से एक्सेप्टेड करना है या नहीं। बस क्या अपन केसेस आपके ऊपर कौन से बॉडी ऑफेंसेस है या कौन से केसेस है उसके हिसाब से चलेगा। वकील साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जिसके ऊपर डायरेक्ट ये जो नोटिस जारी करता है एसीपी के यहाँ से नोटिस जारी होता है, तो उसी नोटिस को उसी के ऑफिस में कैसे चैलेंज करो? कभी अपना दिया हुआ नोटिस कभी वो बहाल करेगा क्या? एक्चुअल में आप ये जो बोल रहे हैं कि एसीपी ऑफिस से जारी होता है, ऐसा नहीं है। आपका गुना जिस भी यूनिट के अंडर है, जैसे कि कुरार पुलिस स्टेशन, कुरार में आपके अगेंस्ट में अगर केसेस वगैरह, किसी के भी अगेंस्ट में केसेस वगैरह, कुरार वाले जो वहाँ पे रिपोर्ट भेजेंगे वो रिपोर्ट के अनुसार देता है। और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करके, उस समय वो एसीपी करके नहीं होते, उस समय वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करके आपको ट्रीट करते हैं। और फिर बाद में पूरी कार्रवाई को अगर आप देखेंगे तो जब वो चेयर पे बैठते, जब ऐसी प्रोसीडिंग चलती है तो अपनी यूनिफॉर्म में भी नहीं होते, सिविल में होते।
और उस समय एक जज की भूमिका निभाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। क्या सर आपकी इतनी वकालत के अनुभव के हिसाब आज तक किसी व्यक्ति को चैप्टर प्रोसीजर या तड़ी पार का नोटिस देने के बाद किसी का रिजेक्ट किया गया है क्या डीसीपी के यहाँ से? ऐसा कुछ हुआ है क्या? रिजेक्ट मतलब समझा नहीं, जैसे आपने नोटिस दे दिया, आपको तड़ी पार कर दिया गया, तो अगर डीसीपी क्या है हियरिंग होती है और जो सहायक पुलिस अगर आयुक्त एसीपी डीसीपी से आपका अगर ऑर्डर ग्रांट होता है कि आपको अभी तड़ी पार कर दिया गया, हाँ। तो आप जाइए मंत्रालय या फिर आप जाइए कोकण और वहाँ पे चैलेंज कीजिए उसको। मगर सर आप ये मानते हैं कि नहीं कि जो आपका तड़ी पार का वो है वो राजनीतिक दबाव से या पुलिस प्रशासन अपने बदले के दबाव से इस तरह से ग्रांट करती है और दबाव में करके लोगों को सजा देती है? ऐसा कुछ नहीं है। तड़ी पार करने का जो है वो आपके ऊपर कितने केसेस है उसी के हिसाब से होता है। किसी भी इंसान को उठा के तड़ी पार तो किया नहीं सकता। मेरे पे केस नहीं है तो मुझे उठा के तड़ी पार तो कर नहीं सकते। नहीं, कहीं ऐसे भी हुआ है सर, डायरेक्ट 1-2 भी एनसी हुआ है और उसके बाद तड़ी पार कर दिया गया, ऐसी भी है। एनसी के ऊपर तड़ी पार नहीं किया। एक एफआईआर 2 एनसी पे तड़ी पार हुआ है। एक एनसी पे अगर हुआ है तो आपको उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या वहाँ पे जाने पे सिविल कोर्ट में जाने पे? कोकण भवन करके इसका है, वहाँ पे जाने से आपका एप्लीकेशन, वहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं, वहाँ पे होगा। सर आप मानते हैं कि नहीं कि बीएनएस जब से आया है तब से ये कायदा कानून कुछ लचर हुआ, ऐसा वकीलों का कहना है कि हमारा हाथ पैर बांध दिया गया, हमारा रोजगार पे सबके असर पड़ रहा अपने है? व्यक्तिगत मत है, हाँ। सबके अपने अपने सुझाव है, सबके अपने अपने राय है। ये कहना कि हाथ पैर बांध दिए गए, लाचार हो गए, कहीं से कोई लाचार नहीं है। ना पुलिस मशीनरी लाचार है, ना कोर्ट लाचार है, ना सरकार लाचार है। बीएनएस के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सेक्शन जो कुछ एडअप किए गए वो पब्लिक के लिए ही, बेनिफिशियल के लिए की गई है, जिससे उनको भी अनलॉफुल कहीं पे कोई दबाव ना पड़ा जाए, कहीं पे कोई पुलिस वाले उनके साथ जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके उनको बिठाया ना जाए। इसके लिए जो पनिशमेंट है 7 साल के अंदर के पनिशमेंट वालों पे उनको नोटिस देने का एक प्रावधान लाया गया है, जहाँ पे अलग एक वे आउट है कि अगर ऐसा लग रहा है कि उनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है तो वो जगह पे उनको नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं। और इसके पहले आपने जो कहा कि आपको पता है चैप्टर प्रोसीडिंग के अंदर, तड़ी पार के अंदर डीसीपी से रिजेक्ट हो जाते कोई भी, कहीं पे आपके पास कॉन्क्रीट कोई पुरावा है क्या पेपर पे? वी बिलीव ऑन द पेपर मटेरियल वेयर द फैक्ट, बाकी और कुछ नहीं है सर, इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मगर सर लास्ट मेरा सवाल, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आज के जो आप ये आप मीटिंग में थे आज लोगों को जानकारी देने के लिए ऊपर, क्या भारत के जो नागरिक हैं महाराष्ट्र की धरती पर रहने वाले बीएनएस के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? जागरूकता सब में होनी चाहिए। हाँ? जागरूकता सब में होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का क्या सहयोग होगा सर? ऐसे ही सर अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जाएंगे, हम आप यहाँ पे आते जाएंगे, हम लोग यहाँ पे आके आपको बताते जाएंगे सर। जितनी जानकारी रहेगी उतनी जानकारी आप लोगों में बांटी जाएगी।